ओके, सब हम स्टार्ट करने लगे हैं पीड्स की छोटी कॉपी। जो जो भी हमें एंड में रिवाइज करना है वो इस पीडीएफ में है, ठीक है। सबसे पहले ये वाला पेज दैट इज़ दी जॉन्डिस वाला पेज है, ठीक है। ये इसमें पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। उससे पहले ये क्रैमर चार्ट देख लो। क्रैमर चार्ट में क्या होता है, हेड 1, चेस्ट 2, एब्डोमेन 3, फिर लिम्स 4 और पाम्स एंड सोल्स 5। फेस से जो फेस में फेस हेड की बात है, चलो फेस से जो शुरू किया उसमें हमें कितना है अप्रॉक्सीमेट बिलीरुबिन लेवल है। ये क्रैमर चार्ट अप्रॉक्सीमेट बिलीरुबिन लेवल ही बताता है, दैट इज़ 4 to 6 mg/dl। पाम्स एंड सोल्स में कितना है, मोर देन 15 mg/dl, ठीक है। तो बीच में बस इसके फिल कर देंगे हम। 4 to 6 के बाद 6 to 8 नहीं आएगा, 8 to 10 आएगा, देन 10 to 12, देन 12 to 14। तो इससे बेटर है उल्टा शुरू कर दो। 15 है, 10 to 14, 10 to 12, 8 to 10 और ये 4 to 6, ठीक है। अगर मोर देन 15 mg/dl होता है तो हम उसका ट्रांसक्यूटेनियस बिलीरुबिन चेक करते हैं, वो वाली मशीन से, नॉन इन्वेजिव से होती है। अगर पॉजिटिव आएगा तो टोटल सीरम बिलीरुबिन करवा लो उसका, ठीक है। अब ये दो तरह का हो सकता है, अनकॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड। पहले है अनकॉन्जुगेटेड, फिर है कॉन्जुगेटेड। अनकॉन्जुगेटेड में हमारे पास आता है क्रिगलर नाजर, गिलबर्ट, ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस। ये सारे, पहली बात तो ये क्रिगलर नाजर, गिलबर्ट, डुबिन जॉनसन, रोटर, ये सारे के सारे ऑटोसोमल रिसेसिव होंगे। क्रिगलर नाजर में क्या होगा, यूडीपी जीटी जो है, रुकुलाइन ट्रांसफरेज, यूडीपी रुकुलाइन ट्रांसफरेज, ये सीवियरली डेफिशिएंट होएगा, ठीक है। तो ये टाइप 1 हो सकता है, टाइप 2 हो सकता है। टाइप 1 जिसमें तो ये है ही नहीं, तो उसमें क्या होगा, कर्निकटेरस, ठीक है। टाइप 2 है में अगर डेफिशिएंसी है, टाइप 2 मतलब डेफिशिएंसी। अब हमें कैसे पता लगेगा टाइप 1 है या टाइप 2 है, वी विल गिव द पेशेंट फिनोबार्बिटोन, ठीक है, जो कि इंड्यूसर है ना। और वो बेंजोडाइज़ेपिन है, ये इंड्यूसर है, एक्सेप्ट वैल्प्रोइड सारे इंड्यूसर होते हैं। तो फिर हमने इंड्यूसर दिया। अगर तो इसमें इम्प्रूवमेंट आई, मतलब ये टाइप 2 था क्योंकि इसके अंदर कुछ तो था ना। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आई मतलब टाइप 1 है, क्योंकि इसमें तो एब्सेंट ही एंजाइम, ठीक है। नेक्स्ट है गिलबर्ट। गिलबर्ट में क्या है कि यूडीपी जीटी माइल्डली डेफिशिएंट है, कोई खास फर्क नहीं है, फीवर और स्ट्रेस में हो सकता है, ये माइल्डली डेफिशिएंट है। देन ब्रेस्ट मिल्क और ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस। ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस में क्या होता है, प्रोलॉन्ग जॉन्डिस है, ये मतलब थोड़ा सा बाद में भी आ सकता है, प्रोलॉन्ग जॉन्डिस है। इसमें मेन चीज़ क्या होती है, प्रेगनानी डायोल जो है वो इनहिबिट करता है यूडीपी जीटी को। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, फोटोथेरेपी, पर फोटोथेरेपी भी हम रेयरली देते हैं, ठीक है। हमने पर कभी ब्रेस्ट फीडिंग को रोकना नहीं है, इसमें कंटिन्यू रखना है। फिर क्या होगा अगर थोड़ा सा ही हो गया, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेटली 3% बेबीज़ को होता है जो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस। इसमें फीडिंग वर्ड है तो मतलब इसमें फीडिंग में दिक्कत होगी, फीडिंग इनएडिक्वेट होगी तो फिर क्या होगा, इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन बढ़ जाती है। हमें क्या करना है, करेक्ट द फीड्स, सप्लीमेंट करो उसको ब्लड ब्रेस्ट मिल्क बैंक, या फिर नहीं हो रहा तो फॉर्मूला मिल्क से, ठीक है। अब फीडिंग में दिक्कत है। नेक्स्ट इज कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट बिलीरुबिन होता है मोर देन 2 mg/dl और क्ले कलर्ड स्टूल्स आते हैं क्योंकि कॉन्जुगेटेड है। कॉन्जुगेटेड में डायरेक्ट बढ़ेगा मोर देन 2 mg/dl। इसमें पहले आता है डुबिन जॉनसन, फिर आता है रोटर। डुबिन जॉनसन में क्या होता है, MRP2 में दिक्कत होती है, दैट इज मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस प्रोटीन। इसमें ब्लैक लिवर हो जाता है ड्यू टू एपिनेफ्रिन्स, मतलब बेसिकली एड्रेनलिन मेटाबोलाइट्स इकट्ठे हो जाएंगे, ब्लैक लिवर आ जाएगा, ठीक है। सो ब्लैक लिवर अगर पूछा जाए, डुबिन जॉनसन, डीजे इज़ ब्लैक। रोटर में कोई ब्लैक लिवर नहीं होता, ठीक है। उसके बाद मेन चीज़ इसमें हमें याद रखनी है, कॉन्जुगेट में एक्स्ट्रा हिपैटिक बिलियरी एट्रीजिया। इसमें क्या होता है, पल्मोनरी, बेसिक पल्मोनरी कह रही हूँ, सॉरी गलती से मुझे निकल गया, पेरिडक्टल फाइब्रोसिस और प्रोलिफरेशन होता है। तो डक्ट की फाइब्रोसिस होगी, प्रोलिफरेशन हो गया। तो इनिशियली अल्ट्रासाउंड कराएं तो उसमें हमें क्या दिखेगा, ट्रायंगुलर कॉर्ड साइन और गोस्ट गॉल ब्लैडर, ठीक है। ट्रायंगुलर कॉर्ड साइन कैसे दिखता है, वो जो हम ऐसे ऐसे करके देखते थे ना, ऐसे ऐसे ट्रायंगल सा, और गोस्ट गॉल ब्लैडर, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, इसके लिए अगर हम हीडा कराएं ना, वो इसकी हाईएस्ट नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू होती है कि हम रूल आउट कर सकते हैं। अगर हीडा पे नहीं आए तो ये पक्का नहीं है, ऐसे मतलब रूल आउट कर सकते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड है इसका इंट्रॉप कोलैंजियोग्राफी। अब अगर ये सारे दिए होंगे तो कैसे हम करेंगे इसको, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस को, इंट्रॉप कोलैंजियोग्राफी रेडियो वाले बंदों का, देन बायोप्सी पैथो वाले बंदों का, देन टेक्नीशियम 99 स्कैन जो कि पीड्स वाले कह रहे हैं,
इसमें क्या है, कोई एक्सक्रीट नहीं होएगा यूरिन सॉरी इंटेस्टाइन में ये बाइल। देन फास्टिंग अल्ट्रासाउंड ये दिखाएगा एब्सेंट या कॉन्ट्रैक्टेड गॉल ब्लैडर। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, कसाई प्रोसीजर कराते हैं। ठीक है, कसाई प्रोसीजर HJ लेस देन 60 डेज, और अगर ना सिरोसिस हुई हो। ठीक है, अगर इससे नहीं होता, इट फेल्स या कॉन्ट्राइंडिकेटेड, तो फिर क्या करेंगे, लिवर ट्रांसप्लांट। मोस्ट कॉमन टाइप 3 कसाई प्रोसीजर का कौन सा टाइप मोस्ट कॉमन होता है, टाइप 3। इसमें है तो नहीं ना कसाई प्रोसीजर की फ़ोटो, मैं एक मिनट देख के आती हूँ। ये आंसू, ये देखो, ये है कसाई प्रोसीजर। हमारे पास होता है कसाई टाइप 1, टाइप 2A, टाइप 2B, टाइप 3। ठीक है, 1, 2A, 2B, 3। टाइप 1 में क्या किया इन्होंने, बाइल डक्ट को करा है कुछ। ठीक है, बाइल डक्ट का कुछ है। और टाइप 2 में हमने देखना ऊपर वाले पार्ट का है। 2A में, 2B में क्या है, सारा हो गया। टाइप 3 में क्या है कि वो जो बेसिकली क्या बोलते हैं, हिपैटिक के पीछे पोस्ट हिपैटिक या कि हिपैटिक इंट्रा हिपैटिक कह लो, कि हिपैटिक के अंदर वाली चीज़ भी इन्होंने कवर कर ली। सो इसमें क्या किया, बाइल डक्ट को कवर किया, इसमें ऊपर वाले पार्ट को ही कवर किया सिर्फ, जो कि क्या होता है, हिपैटिक डक्ट कह लो, इसमें पूरा का पूरा, और इसमें अंदर लिवर के अंदर भी। सो मोस्ट कॉमन इज टाइप 3। ये क्या होता है, ये है ट्रायंगुलर कॉर्ड साइन अल्ट्रासाउंड पे मैं जिसकी बात कर रही थी, और ये है घोस्ट गॉल ब्लैडर, क्योंकि गॉल ब्लैडर की थिकनेस बहुत कम हो गई। ये टेक्नीशियम 99 हीडा स्कैन। ये सब हमने बात कर लिया है। चलो, देन biliary atresia is associated with the syndromic form called biliary atresia splenic malformation। तो BSM लिखा हो तो वो क्या है, biliary atresia splenic malformation है। ठीक है, which is linked to congenital laterality defects and anomalies, example sinus invertus, malrotation intestine, polyspermia। ये कभी किसी क्वेश्चन में आया होगा, सो आई हैव एडेड इट। तो ये पता लग गया कसाई प्रोसीजर अगर नहीं हो पाता, फेल हो जाता है, तो लिवर ट्रांसप्लांट करेंगे। नेक्स्ट क्या है, नियोनेटल हेपेटाइटिस। नियोनेटल हेपेटाइटिस में क्या फ़र्क है, इसमें जैसे पेरिडक्टल फाइब्रोसिस प्रोलिफरेशन था, इसमें कोई पेरिडक्टल फाइब्रोसिस नहीं हो रही है, इसमें सिर्फ जायंट सेल्स और लिम्फोसाइट्स हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद एक लिलीज चार्ट होता है हमारे पास। ये लिलीज चार्ट ये बताता है कि कितने टाइम में तुम कौन सा करो प्रोसीजर, फोटोथेरेपी करो या बच्चे को एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करनी है। अगर अभी 48 आवर्स के नीचे ही हुए हैं, मतलब अभी 24 to 48 आवर्स हैं, तो हम मोर देन 15 बिलीरुबिन पे फोटोथेरेपी करेंगे, मोर देन 20 पे एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करेंगे। उसके बाद 48 to 72 में 18 से ज़्यादा है तो फोटोथेरेपी करेंगे, और 20 से ज़्यादा है तो फोटोथेरेपी करेंगे 72 आवर्स में। पर दोनों में 25 से ज़्यादा एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करेंगे। ठीक है, तो मोर देन 15, 18, 20, 25, 25, तो 20 तो हम पहले 2 दिन में ही 20 कर रहे हैं, 20 पे एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, बाकी हम 25 से ज़्यादा पे एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कर ही रहे हैं। ठीक है, ये पेज हो गया। नेक्स्ट ये बिनाइन न्यूबॉर्न लीजन, इसकी फटाफट से फोटो देख लेते हैं। इन सब में सिर्फ रीअश्योर करना होता है पेशेंट को। इसमें रेड रेड हो गया, क्या है ये, एरिथमा टॉक्सिकम नियोनेटोरम। ये ई से एरिथमा इओसिनोफिलिक होता है। ये है बिनाइन पस्चुलर डर्मेटोसिस, ये न्यूट्रोफिलिक होता है, इसके अंदर पस है क्योंकि। ये डॉट डॉट मीलिया होता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। ये हाफ हाफ हो गया, दैट इज़ हार्लिक्विन चेंज। ये है क्यूटिस मार्मरोटा। ठीक है, और एक और फोटो होती है एब्स्टीन पर्ल की, जिसमें क्या दिखते हैं, कैरेटिन एक्यूमुलेट्स दिखते हैं इन दी हार्ड पैलेट। देन ये ब्लैक ब्लैक क्या है, मंगोलियन स्पॉट्स, ये डर्मल मेलानोसिस है। ये बच्चे के सिर पे यहाँ पे रेड रेड क्या है, स्ट्रॉबेरी हिमैंजियोमा या फिर स्टॉर्क वाइट। स्ट्रॉबेरी हिमैंजियोमा या स्टॉर्क वाइट, इसे कैपिलरी हिमैंजियोमा बोलते हैं। ये अपने आप 1-2 साल में ठीक हो जाएगा। दिस इज एक्ने ड्यू टू मैटरनल एंड्रोजन ट्रांसफर। ये क्रैडल क्रैप है, सिबोरिक डर्मेटाइटिस। क्रैडल क्रैप, सिबोरिक डर्मेटाइटिस। रूल आउट LCH, इसमें हमने LCH को रूल आउट करना है, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, बोनी लीजन, दिस। ठीक है, ये याद रखना है पॉइंट। LCH में रूल आउट कर रहे हैं हम क्रैडल कैप या सिबोरिक डर्मेटाइटिस में। ठीक है, बाकी तो कुछ खास नहीं है इसमें, याद रखना है LCH। देन इस बच्चे में ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट हो रखी है, तो फिर उसे हम क्या बोलते हैं, मेस्टाइटिस नियोनेटोरम। ठीक है, और एक और चीज़ सिमिलरली क्या हो सकती है, स्यूडो मेंस्ट्रुएशन भी हो सकती है छोटी सी नियोनेट में, तो वो बेसिकली वेजाइनल ब्लीड।
वो क्या होता है, ड्यू टू ईस्ट्रोजन ही होता है, बिकॉज मैटरनल ट्रांसप्लेसेंटल हार्मोनल ट्रांसफ़र हो जाता है तो इनमें ईस्ट्रोजन आ जाता है. सो नथिंग टू वरी अबाउट. नेक्स्ट है नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस. ठीक है, सबसे पहले ये क्या है, प्री टर्म है और इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर है. इन्फेंट ऑफ इन दोनों में हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो रहा है. इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर में क्या होता है, इंसुलिन जो है वो सर्फेक्टेंट सिंथेसिस को, क्या लिखा है मैंने, यही होगा शायद, सर्फेक्टेंट को बेसिकली इनिबिट कर रहा है इंसुलिन. तो इसलिए इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर में भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बच्चे में होने के चांस रहते हैं. ठीक है, उसके इसमें क्या होता है, सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी, वाइट आउट लंग, ये देखो वाइट आउट लंग होगा, एयर ब्रोंकोग्राम, अंडर इन्फ्लेटेड, अभी अंडर इन्फ्लेटेड ही लंग्स दिखेंगे. तो वाइट कलर के दिखेंगे, वाइट आउट, अंडर इन्फ्लेटेड लंग्स दिखेंगे. इसमें हम करेंगे क्या, लंग मैच्योरिटी को चेक करेंगे DPPC लेसेथिन यूज़ करके. ठीक है, लेसेथिन और स्फिंगोमाइलिन की रेशियो नॉर्मल कितनी होनी चाहिए. वैसे तो लेसेथिन मेन होता है ना, स्फिंगोमाइलिन और लेसेथिन दो चीज़ें होती है, लेसेथिन मेन होता है. सो नॉर्मल रेशियो होनी चाहिए कि 2:1 से ज़्यादा, ये डबल होना चाहिए इसके, और इनसे रेशियो ज़्यादा होनी चाहिए. और हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो इसकी रेशियो निकाल ली, और हम नाइल ब्लू सल्फेटेज टेस्ट कर सकते हैं. इसमें ऑरेंज सेल्स आएंगे, मैच्योर लंग सेल्स, जो ऑरेंज सेल्स दिखेंगे वो मैच्योर लंग सेल्स होंगे. ठीक है, और ये शेक टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें हम एमनियोटिक फ्लूइड में 95% इथेनॉल डालते हैं और ये बबल्स दिखते हैं, दैट इज़ नॉर्मल. ठीक है, सर्फेक्टेंट आता कहाँ से है, टाइप 2 न्यूमोसाइड से. सिंथेसिस इसकी 20 वीक्स पे बिगिन होती है, एमनियोटिक फ्लूइड में ये 28 वीक्स पे आता है, और मैच्योर लंग्स कब हो जाते हैं, 34 वीक्स पे, 20, 28, 34. देन इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम, हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज़ का PPV देंगे सबसे पहले तो हम बच्चे को. ठीक है, लीज़ा पहले करते होते थे या मिस्ट पहले करते होते थे, अब तो इंश्योर करते हैं. लीज़ा क्या है, लेस इन्वेजिव सर्फेक्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन. मिस्ट है मिनिमली इन्वेजिव सर्फेक्टेंट, लेस इन्वेजिव मिनिमली इन्वेजिव सर्फेक्टेंट ट्रीटमेंट. ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं हम कि इंश्योर, वो क्या होता है, इंट्यूबेट सर्फेक्टेंट एक्सट्यूबेट, मतलब एक बारी में ही दे के ख़त्म करना है काम हमने. अगर तो 1 to 7 डेज प्री टर्म है तो एपनिया ऑफ प्री मैच्योरिटी भी हो जाता है, जिसमें क्या होता है, मोर देन 20 सेकंड्स का एपनिया रहता है बच्चों को, एंड साइनोसिस और ब्रेडिकार्डिया हो सकता है. इसका ट्रीटमेंट क्या है, कैफीन. ये थोड़ा भूलने वाला पॉइंट है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है. 1 to 7 डेज में एपनिया प्री मैच्योरिटी, मोर देन 20 सेकंड्स एपनिया, साइनोसिस और ब्रेडिकार्डिया, ट्रीटमेंट कैफीन. ठीक है, अगर हम ट्रीटमेंट ऑफ हाइलिन मेम्ब्रेन में सच डिस्कस कर रहे थे कि हम पहले CPAP मैकेनिकल वेंटिलेशन देंगे. अगर तो FiO2 मोर देन 40% है, 40% से ज़्यादा है, तो हम सर्फेक्टेंट देंगे. लेकिन एक प्रोफाइलैक्टिक सर्फेक्टेंट हम कब देते हैं, जब POG लेस देन 28 वीक्स पे ही पैदा हो जाता है वो. ठीक है, और परसिस्टेंट ऑक्सीजन सपोर्ट में भी एक दिक्कत आ सकती है, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो सकती है, तो उससे ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया हो सकता है, फेलियर टू वीन ऑफ, सिस्टिक वो हो जाएंगे, सिस्टिक ल्यूसेंसीज दिखेंगी हमें लंग्स में, दैट इज़ ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया. ठीक है, ये हो गया सारा. नेक्स्ट, ये कंडीशन क्या है, इसमें यहाँ पे अब हमें फ्लूइड दिख रही है, इन फ्लूइड इन द फिशर एंड द CP एंगल. तो ये है, इसमें LSC टर्म बेबी है, ये प्री टर्म था, ये टर्म है, और ये LSCS की हिस्ट्री है इसमें. तो ये दिस इज़ ट्रांजिएंट टेकिपनी ऑफ न्यूबॉर्न. इसमें स्क्वीज़ नहीं होता ना, क्योंकि वो LSCS से पैदा हो गया, फ्लूइड्स वगैरह स्क्वीज़ नहीं होते. इनएक एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड इम्पेयर्ड होती है. ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा. देन दिस इज़ पोस्टम. अभी क्या था, पहले प्रीटर्म, टर्म, और अब है पोस्टम बेबी. इसमें मिकोनियम स्टेन लाइकर होगा, हाइपर इन्फ्लेटेड लंग होगा. ठीक है, क्योंकि अंदर तो जा रही है, बाहर नहीं आ रही. ब्रोंकोवैस्कुलर मार्किंग्स भी होंगी, स्ट्रीकी लीनियर ओपेसिटीज़ भी दिखेंगी. ठीक है, स्ट्रीकी लीनियर ओपेसिटीज़ दिख रही हैं. तो दिस इज़ मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कंजेनिटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया. देखो यहाँ पे वो आ गए ना, ऐसा लग रहा है बावल लूप्स ऊपर आ गए, स्टमक ऊपर आ गया, कुछ भी कह लो, मतलब गैस ऊपर आ गई. तो इसमें स्केफॉइड एब्डोमेन होता है, इसमें बॉगडा लेक, BPL, ये मोस्ट कॉमन, ये दो होते हैं ना, मॉर्गैग्नी और बॉगडा लेक. मोस्ट कॉमन इसमें बॉगडा लेक है, जिसमें BPL होता है, दैट इज़ पोस्टीरियर लेफ्ट, है ना.
इसमें बैग एंड मास्क वेंटिलेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया हो सकता है उस साइड का ऑब्वियसली, फिर धीरे धीरे दूसरी का होगा, पहले तो उस साइड का होगा मेन, ठीक है। ईटी ट्यूब डालेंगे, इंट्यूबेट करेंगे, फॉलोड बाय नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। इसमें एक लंग हेड रेशियो होती है <1, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या है, अब ये है क्रेजी पेविंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ सिबलिंग डेथ होती है एंड SPB मैक्रोफेजेस होते हैं, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज दिखेंगी। दिस इज पल्मोनरी एल्वियोलर प्रोटेनोसिस, पैप, पल्मोनरी एल्वियोलर प्रोटेनोसिस। इसका ट्रीटमेंट क्या है, वाइट आउट लंग कह रही हूँ, होल लंग लिवाज कर दो, ठीक है। पल्मोनरी एल्वियोलर प्रोटेनोसिस है ये, इसका ट्रीटमेंट है कि होल लंग लिवाज ही कर दो। इसमें सिबलिंग डेथ की हिस्ट्री है, वेरी स्पेसिफिक, SB माइक्रोफेजेस हैं, SPP। नेक्स्ट नियोनेटल रिफ्लेक्सेस आगे, चलो इससे पहले ये पढ़ लेते हैं, यहाँ लिखा ही हुआ है ये तो, कि विगरस बेबीज़ कौन से होते हैं। विगरस बेबीज़ वो होते हैं जिसमें हमने HR और T चेक करना है, हार्ट रेट मोर देन 100 होता है इनका, रेस्पिरेटरी एफर्ट गुड, टोन गुड, ठीक है। सक्शन M2N, इफ़ नॉन विगरस PPV, ठीक है। सक्शन M2N करेंगे, माउथ टू नोज, नॉन विगरस तो PPV करेंगे। विगरस में हार्ट रेट मोर देन 100, रेस्पिरेटरी एफर्ट गुड, टोन गुड। अब आगे नियोनेटल रिफ्लेक्सेस, ठीक है। सबसे पहले आता है बच्चा जब पैदा होता है वो सबकी उंगली पकड़ता रहता है पाल्मोग्रास पर, वो एक टाइम तक ही उंगली पकड़ ये बहुत पहले आ जाता है उसका रिफ्लेक्स 28 वीक्स। प्री टर्म बच्चे के भी जाके हम नीको में उंगली पकड़ ही सकते हैं ना, सो इट अपीयर्स एट 28 वीक्स, बट वो 3 महीने बाद थक जाएगा कि भाई अब नहीं मैं उंगलियाँ पकड़ रहा, 3 महीने हो गए, ठीक है। सो 28 वीक्स पे अपीयर होगा, डिसअपीयर हो जाएगा 3 मंथ्स पे, 3 मंथ्स के बाद वो और भी चीज़ें पकड़ने लग जाएगा ना। नेक्स्ट इज रूटिंग रिफ्लेक्स, इट अपीयर्स एट 32 वीक्स एंड डिसअपीयर्स एट 1 मंथ। तो रूटिंग रिफ्लेक्स क्या है कि ये बार बार इसे अगर लिप्स के आसपास टच करो इसे लगता है खाना आ रहा है ना, माउथ ओपन कर लेगा, ठीक है। तो इसे कैसे पता खाना आ रहा है, 28 वाला तो अभी इतना डेवलप नहीं है उसका रिफ्लेक्स, तो ये सिर्फ आएगा 32 वीक्स पे, और ये 1 मंथ तक ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, 1 मंथ पे ही इसे रूटिंग चाहिए। तो दिस इज रूटिंग रिफ्लेक्स इज द फर्स्ट रिफ्लेक्स टू डिसअपीयर। नेक्स्ट इज एसिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है कि अगर बच्चा उस साइड को एक साइड को टर्न मूव करेगा तो फिर उसकी इप्सिलेटरल एक्सटेंशन हो जाएगी और कॉन्ट्रालेटरल फ्लेक्शन हो जाएगी, ठीक है। इस फोटो में देखो इप्सिलेटरल एक्सटेंशन होगी, कॉन्ट्रालेटरल फ्लेक्शन होगी। इट अपीयर्स एट 35 वीक्स और ये 6 मंथ्स तक रहता है, ठीक है। तो ये क्या था, 28 वीक्स 3 मंथ्स, 32 वीक्स 1 मंथ, 35 वीक्स 6 मंथ्स, और ये रोलिंग कराता है बाद में बच्चे की, रोलिंग में हेल्प करता है उसको, ठीक है। देन मोरोज रिफ्लेक्स है। मोरोज रिफ्लेक्स में क्या है कि अगर हम उसका हेड थोड़ा सा नीचे करेंगे तो वो अपनी बॉडी ऐसे कर लेगा, एबडक्ट सी कर लेगा। सो इट अपीयर्स एट 28 टू, इसकी बड़ी वेरिएबल सी रेंज है, 28 to 37 वीक्स एंड डिसअपीयर्स एट 6 मंथ्स। तो ये दोनों ही एसिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स और मोरोज, ये दोनों 6 मंथ्स पे डिसअपीयर हो रहे हैं। इसमें बच्चा शोल्डर को अबडक्ट कर लेगा, एक्सटेंड कर लेगा, एंटीरियर फ्लेक्शन ऑफ द आर्म कर लेगा, ठीक है। ये जो मैंने सारे 4 रिफ्लेक्स पढ़ाए, ये चारों के चारों रिफ्लेक्स उसके बच्चे के वो उसमें आ रहे हैं, बिफोर बर्थ आ रहे हैं, 28 वीक्स, 32 वीक्स, 35 वीक्स, 20 to 37 वीक्स, ठीक है। अब आफ्टर बर्थ कौन से रिफ्लेक्सेस आते हैं, एक आता है सिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स, जो कि एसिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स से उल्टा है, जिसमें क्या होगा, इप्सिलेटरल फ्लेक्शन होगी, कॉन्ट्रालेटरल एक्सटेंशन होगी, ठीक है। ये अपीयर कब होता है, जब वो डिसअपीयर हो जाएगा, देखो वो 6 मंथ पे डिसअपीयर हो रहा है तो सिमेट्रिक आएगा 6 मंथ्स पे, 6 to 9 मंथ्स पे, और डिसअपीयर होएगा जब वो 1 साल का हो जाएगा। ये क्रीपिंग और क्रॉलिंग में आगे जाके हेल्प करेगा। लैंडाउ रिफ्लेक्स, ये देखो लो लैंडाउ रिफ्लेक्स, ये अपने आप को समझ रहा है सुपरमैन, ठीक है। ये 3 to 4 मंथ्स पे बच्चा अपने आप को सुपरमैन समझने लग जाता है कि भाई 3 महीने हो गए, मैं छाया हुआ हूँ हर जगह, ठीक है। तो ये उंगलियां पकड़ना बंद करेगा, 3 मंथ्स पे खुद उड़ना शुरू कर देगा सुपरमैन बन के, कि अगर हम बच्चे को ऐसे पकड़ेंगे तो वो इस पोजीशन में आ जाएगा। 3 to 4 मंथ्स पोस्टनेटल, और ये 2 ईयर्स तक ऐसे ही रहता है, फिर उस बच्चे का हाल सुपरमैन ही रहता है वो 2 ईयर्स तक, जब तक उसे समझ आती है कि नहीं असली सुपरमैन मैं नहीं हूँ, सुपरमैन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। देन लास्ट इज दिस पैराशूट रिफ्लेक्स।
इसमें क्या होता है कि अगर हम बच्चे को उल्टा रखेंगे तो वो ऐसी पोजीशन में आएगा जैसे बंजी जंपिंग वाली, तो ये तो बड़े लोग भी करते हैं. सो दिस रिफ्लेक्स नेवर डिसअपियर्स. सो पैराशूट रिफ्लेक्स अपीयर्स एट 8 months एंड नेवर डिसअपियर्स. ठीक है, 8 months पे आया, कभी नहीं गया. अब कुछ है मोरोज रिफ्लेक्स के बारे में कि कब मोरोज रिफ्लेक्स जो है वो परसिस्टेंट होता है, एग्जैजरेटेड होता है, एब्सेंट होता है और एसिमेट्रिक होता है. ये बेटर लॉजिकल है. परसिस्टेंट कब होगा? इन सेरिब्रल पॉल्सी. ठीक है, तो उसमें तो हमें पता है सेरिब्रल पॉल्सी में परसिस्टेंट प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस रहते हैं. देन एग्जैजरेटेड कब होगा? इन HIE स्टेज 1 एंड हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोक्सिक इस्कीमिक एन्सेफेलोपैथी स्टेज 1 एंड हाइपोग्लाइसीमिया. एब्सेंट मोरोज कब होगा? HIE स्टेज 2 और 3 एंड वो डाउन्स में एंड केर्निक टेरस में. इनमें देख एक्सट्रीम बुरा हाल हो गया. अभी एग्जैजरेट हुआ था स्टेज 1 में. अगर इतना एन्सेफेलोपैथी होगी 2, 3 और डाउन्स है बच्चे को, या कर्निक टेरस हो गया, उसका ब्रेन में इतना अफेक्ट हो गया कि मोरोज है ही नहीं. इनमें तो एग्जैजरेटेड में तो ब्रिस्क था वो. अब एसिमेट्रिक कब होगा? जब एक साइड में दिक्कत होगी, जैसे अगर एक साइड की अर्ब्स पैल्सी हो गई, उसमें एक साइड की क्लैविकल फ्रैक्चर या ह्यूमरस फ्रैक्चर हो गया, तो वो ये चीज़ें नहीं कर पा रहा ना, ये वाली सॉरी यहाँ पे मोरोज ये वाली चीज़ें नहीं कर पा रहा है ऐसे क्लैविकल ह्यूमरस फ्रैक्चर में. सो दिस वॉज अबाउट नियोनेटल रिफ्लेक्सेस. अब फॉर अ क्वेश्चन ऑन चिकन पॉक्स हम क्या करेंगे? कोई भी चिकन पॉक्स का केस आता है, उसे हमने अपना दूसरों को बचाने के लिए उससे पहले हमने आइसोलेट करना है और हमने एसाइक्लोविर देनी है उस पेशेंट को. ठीक है, ट्रीटमेंट में अगर कॉन्टैक्ट है तो हमें देखना है कि कॉन्टैक्ट जो है वो इम्यूनो कॉम्पिटेंट है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है. ठीक है, पहले हम देखते हैं इम्यूनो कॉम्पिटेंट है अगर तो वो वैक्सीनेट है, पहले से इम्यून है, उसे वैक्सीन लगी हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करना, ऑब्जर्व करना है. अगर उसे मेरी तरह वैक्सीन नहीं लगी हुई, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे? उसे वैरिसिला वैक्सीन दे देंगे. ये हो गया इम्यूनो कॉम्पिटेंट पीपल को, इनको इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही. अब नेक्स्ट है, अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है या हाई रिस्क है या प्रेग्नेंट है या न्यूनेट है, तो प्रेग्नेंट न्यूनेट भी इन्हीं में इसी कैटेगरी में आ रहे हैं, तो उनमें हम इम्यूनोग्लोबिन देंगे, वैरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन. ठीक है, अब बात है कि अगर डिलीवरी के 5 दिन पहले या 2 डेज़ बाद, डिलीवरी के 5 days बिफोर या 2 days आफ्टर वो है, वो तब मदर को एक्टिव चिकन पॉक्स हमें पता लगता है कि उसे है, तो फिर हम बच्चे को, इन्फेंट को वैरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन देंगे. ठीक है, बच्चे को. नेक्स्ट इज टॉर्च इन्फेक्शंस. ठीक है, वैसे तो अब ये स्कॉर्च इन्फेक्शंस बन गया टॉर्च से, बट चलो हम टॉर्च के हिसाब से करते हैं. सबसे पहले अगर बेसिक्स रूल समझो कि टॉर्च इन्फेक्शंस में IgG कभी भी चेक नहीं करना, क्योंकि वो तो ट्रांसप्लेसेंटल से मदर से आ गया होगा. हमें बच्चे में IgM चेक करना है और PCR चेक करना है. ठीक है, मोर सीवियर इफ़ ट्रांसमिटेड इन T1. ऑब्वियसली अगर पहले ही आ गया तो और सीवियर होगा. मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूजुअली T3 में होती है. इसका एग्जांपल मतलब इसका एक एक्सेप्शन है बेसिकली. इसमें तो टॉक्सो में जैसे हो रहा है, ठीक है, पर एक्सेप्शन क्या है इसका? कि जिसमें मैक्सिमम ट्रांसमिशन ही T1 में होती है, यहाँ पे रूबेला. ठीक है, मोस्ट कॉमन इसमें से कौन सा है? साइटोमेगालोवायरस, CMV. अब हम शुरू करते हैं टॉर्च से. T से क्या होता है? टॉक्सोप्लाज्मा. इसका ट्रायड हमें याद रखना है: हाइड्रोकेफलस, कोरियोरेटिनाइटिस, पैरेनकाइमल कैल्सिफिकेशन. ठीक है, तो इसमें पैरेनकाइमा के अंदर कैल्सिफिकेशन होती है. कोरियोरेटिनाइटिस हमें कैसे दिखता है? हेडलाइट इन फॉग अपीयरेंस या फिर मैक्यूलर स्कार. इसमें हिस्ट्री होएगी कैट हैंडलिंग की. मैक्सिमम ट्रांसमिशन होता है इसमें T3 में, हमने पढ़ लिया. नेक्स्ट O से क्या होता है? अदर्स. चलो अदर्स बाद में देखेंगे. R से क्या होता है? रूबेला. रूबेला देख लेते हैं पहले, कंजेनिटल रूबेला. इसमें क्या होता है? आई डिफेक्ट, ईयर डिफेक्ट और हार्ट डिफेक्ट. ठीक है, ईयर डिफेक्ट में SNHL होता है, मोस्ट कॉमन फाइंडिंग. आई डिफेक्ट में कैटरैक्ट होता है, मोस्ट कॉमन न्यूक्लियर पर्ली वाइट कैटरैक्ट. मोर देन जोनुलर लैमेलर भी हो सकते हैं. ठीक है, मोस्ट कॉमन आई की क्लिनिकल फीचर्स क्या है? सॉल्ट एंड पेपर रेटिनोपैथी भी होती है इसमें. सो मोस्ट कॉमन कैटरैक्ट नहीं है. अगर आई में मोस्ट कॉमन चीज़ पूछेंगे तो वो है रेटिनोपैथी, सॉल्ट एंड पेपर रेटिनोपैथी. देन PDA मोर देन PS, ये चीज़ें हैं कार्डियक डिफेक्ट्स इसकी. इसमें PDA और PS होता है. लीस्ट रिस्क ऑफ पेरीनेटल ट्रांसमिशन है. ठीक है, मैक्सिमम रिस्क इसका बिफोर 11 weeks होता है, दैट इज़ T1, दैट इज़ ऑपोजिट ऑफ टॉक्सो. अगर कोई बोलेगा एक्सपैंडेड रूबेला क्या है,
सो दैट इज इसमें डायबिटीज़ और रीनल डिजीज़ भी हो सकता है, ठीक है। सो ये हो गया आर। देन सी से क्या हमारे पास साइटोमेगालोवायरस, दैट इज मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम प्राइमरी CMV, प्राइमरी केस, ठीक है, मोस्ट कॉमन। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें हमें पता है माइक्रोकेफली होगी, दैट इज़ लेस देन 3rd परसेंटाइल ऑफ हेड सर्कमफ्रेंस है, -2 स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है, छोटा माइक्रोकेफली, छोटा नाम है CMV माइक्रोकेफली। पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन होगी, उसमें थी पैरेनकाइमल कैल्सिफिकेशन टॉक्सो में, CMV में क्या होती है पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन। मोस्ट कॉमन लॉन्ग टर्म सीक्वल, काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है ये, SNHL, मोस्ट कॉमन इन सिम्टोमेटिक इन्फेंट्स, ठीक है, इसे लॉन्ग टर्म में SNHL हो जाएगा। मोस्ट आर एसिम्टोमेटिक। यूरिनरी PCR टेस्ट करेंगे या फिर सलाइवा का करेंगे, यूरिन या सलाइवा सिक्रीशन से हम टेस्ट कर सकते हैं PCR का, ब्लड से नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब अगर ये कर सकते हैं तो ये बेटर है। सी हो गया। देन नेक्स्ट है एच से क्या होता है HSV, ठीक है, HSV में है हमारे पास स्किन और आई लीजन्स हो जाती हैं, HSV2 मदर के तो लोअर पार्ट से ही आ रहा है ना, सो 2 स्किन और आई लीजन्स। एनकेफेलाइटिस हो सकता है बच्चे में, अगर कभी भी एक्टिव जेनाइटल हर्पीज़ है तो इट इज़ इंडिकेशन ऑफ LSCS, ठीक है। एच से क्या होगा, अब टॉर्च में हाँ कर लिया, अब अदर्स करते हैं, ठीक है। क्या क्या रह गया, जीका वायरस सबसे पहले, जीका वायरस, जीका भी छोटा नाम माइक्रोकेफली, ठीक है, इसमें कॉन्ट्रैक्चर्स होंगे और ग्रे मैटर वाइट मैटर कैल्सिफिकेशन होगी। इसके रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, TIM1 और TAMXL, कैनबियास। एडीज़ मस्कीटो, तो जीका में हमेशा हिस्ट्री क्या होगी, मस्कीटो की, एडीज़ वाला, ठीक है, डेंगू वाला। देन वैरिसेला, चिकन पॉक्स की हमने मेनली बात तो ऊपर से करी ली, पर चलो होगा क्या कि मदर एक्सपोज टू चिकन पॉक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसे हम बोलते हैं कंजेनिटल वैरिसेला। मैक्सिमम रिस्क इसका होता है 13 to 20 वीक्स में, ठीक है। हम मदर को कभी भी वैक्सीन नहीं दे सकते हैं, ठीक है, वैरिसेला की। मुझे पहले लगता था कि चिकन पॉक्स की वैक्सीन दे सकते हैं, बट नो, नहीं दे सकते, ठीक है। तो हम वो देंगे, इम्यूनोग्लोबिन देंगे टू दी प्रेग्नेंट फीमेल, जो कि नॉन इम्यून होगी। ये तो हो गया मदर की बात। पर एक होता है नियोनेटल वैरिसेला सिंड्रोम की, अगर मदर ने डेवलप किया चिकन पॉक्स 5 डे बिफोर 2 डे आफ्टर डिलीवरी, तो हम नियोनेट को वैरिसेला देंगे, ठीक है। इसमें सिकेट्रिशियल स्किन रैश होता है और लिम्ब हाइपोप्लेजिया हो जाता है, हाइपोप्लेजिया। देन और क्या रह गया, पार्वो वायरस B19, इसमें हमें पता है परका एंड नॉन इम्यून हाइड्रॉप्स। देन कंजेनिटल सिफिलिस, जब स्कॉच बन गया उसमें उन्होंने सबसे ऊपर ही सिफिलिस को डाल दिया है। इसमें क्या होता है, ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेपोनिमा पैराडम, ऑब्वियसली इसमें IUGR होगा, हिपैटोस्प्लिनोमेगैली, जॉन्डिस, स्नफल्स होगा इसमें, दैट इज प्रोफ्यूज म्यूकोपुलेंट राइनोरिया, ठीक है। MP रैश इन्वॉल्विंग पाम, सोल्स, बटक्स, ऑफन फॉलोड बाय डिस्कमेशन। तो ये इंपॉर्टेंट सा लग रहा है क्योंकि उन्होंने सबसे ऊपर डाल दिया है इसको स्कॉच में। सो क्या क्या है इसमें, IUGR, हिपैटोस्प्लिनोमेगैली, जॉन्डिस, स्नफल्स, राइनोरिया हो गया ये स्नफल्स, रैशेज हो गए, और यही है बस इसमें, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट टॉर्च इन्फेक्शंस। नेक्स्ट, अब डिफरेंस बिटवीन विल्म्स ट्यूमर एंड न्यूरोब्लास्टोमा, ठीक है। इनमें बेसिक फ़र्क ही नहीं पता होता लोगों को। बेसिक फ़र्क क्या है, विल्म ट्यूमर को नेफ्रोब्लास्टोमा बोलते हैं, ये न्यूरोब्लास्टोमा है, ठीक है। तो ये किडनी का ओरिजिन है, इसका न्यूरल क्रेस्ट सेल्स का ओरिजिन है, और बेसिकली एड्रीनल मेडुला का या सिंपैथेटिक चेन का इसका ओरिजिन है, ठीक है। सो मोस्ट कॉमन एब्डोमिनल मेलिग्नेंसीज चिल्ड्रन इज न्यूरोब्लास्टोमा, ठीक है। सेकंड मोस्ट कॉमन एब्डोमिनल पूछेंगे तो विल्म्स है, अगर रीनल पूछा तो मोस्ट कॉमन ही विल्म्स है, ठीक है। विल्म्स का ओरिजिन कहाँ से है, किडनी से, मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा से। न्यूरोब्लास्टोमा का है न्यूरल क्रेस्ट सेल से, एड्रीनल मेडुला या फिर सिंपैथेटिक चेन। विल्म्स डज नॉट क्रॉस द मिड लाइन, ठीक है। मिड लाइन कौन क्रॉस करेगा, जो न्यूरल क्रेस्ट सेल, देखो न्यूरो मतलब ब्रेन बीच में, ठीक है, तो ये क्रॉस कर लेगा। ये किडनियाँ साइड में है, ये नहीं क्रॉस करेंगे, ऐसे याद रख लो, ठीक है। न्यूरोब्लास्टोमा कैन क्रॉस मिड लाइन, ठीक है, रेट्रोपेरिटोनियल हो सकता है। उसके बाद विल्स में एक इम्पॉर्टेंट तुम्हें क्लिनिकल फीचर दिखेगा हीमेचूरिया का, इसमें एक फ्लैंक मास होता है, ठीक है। अब इसके जेनेटिक्स में क्या क्या होगा, WT ऑब्वियसली क्रोमोसोम 11 होता है इसका मेन, WT क्रोमोसोम 11, इट कैन बी WT1, WT2, 11p13 इज 1, 11p15 इज 2। 11p13 1 में क्या होगा, वैगर एसोसिएशन, वैगर में क्या होता है, WT, एनीरीडिया,
GU abnormality and growth retardation. GR से growth retardation. WT aniridia, GU abnormality, growth retardation. Denny rash जिसमें diffuse mesenchymal sclerosis होता है, तो डेनी ड्रैश सिंड्रोम DDS. ठीक है. अगर 2 की बात करें तो इट इज एसोसिएटेड विद बेकविथ वीडमैन, ये भी हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है. ये छोटे बच्चों में होगा 0 to 5 में. इसमें तो जो इसकी जेनेटिक्स कर ली, न्यूरोब्लास्टोमा की भी जेनेटिक्स अभी देख लो साथ में. इसमें क्या होती है, एनमिक, एन से न्यूरो, एन से ये एनमिक एम्प्लीफिकेशन, AL के एम्प्लीफिकेशन, प्लस अगर हाइपोप्लॉइडी है, लॉस ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी है, तो ये सब पुअर प्रोग्नोसिस होते हैं. गुड प्रोग्नोसिस क्या है, टर्का, एबंडेंट लिम्फोसाइट्स, लोकलाइजेशन इन नेक थोरैक्स लेस देन 18 months, तो ये सब गुड प्रोग्नोसिस. ठीक है. देन इसमें क्या है, क्योंकि एड्रिनल मेडुला का है तो इसमें VHAs और VMAs दैट इज कैटेकोलेमिन्स इंक्रीज कर जाएंगे. मेटास्टेसिस मोस्ट कॉमन विल्म्स में की जाती है लंग्स में. ठीक है. न्यूरोब्लास्टोमा की मोस्ट कॉमन जाती है बोन्स में, जिसकी वजह से ऑर्बिट में हमें क्या दिखता है, इसमें स्पेसिफिक फीचर रकून आइज. ठीक है. इन्वेजन, ये राइट IVC को इन्वेड कर रहा है. ये एनकेज करता है वेसल्स को, इन्वेड नहीं करता. ठीक है. इसमें और एसोसिएशंस हैं कि हॉर्स शू किडनी हो सकती है, UDT, हाइपोस्पेडियास. ठीक है. अगर बायलेटरल विल्म्स बोला जाए तो वो स्टेज 5 होता है. इसमें हिस्टो कैसी होती है, ट्राइफेजिक. इसमें क्या दिखते हैं, मेन बात कैल्सिफिकेशन दिखती है. ठीक है. हमें दिख सकता है ऑप्सोक्लोनस, मायोक्लोनस, दैट इज़ अ पैरानियोप्लास्टिक की VIP की वजह से. ठीक है. देन ब्लूबेरी मफिन रैश दिखता है, डर्मल एरिथ्रोपोइसिस की. ब्लूबेरी मफिन रैश वैसे तो गुड प्रोग्नोसिस की है बात है. इसमें हिस्टो कैसे दिखते हैं, होमोरिट्रोसिस. इसमें ट्राइफेजिक, इसमें होमोरिट्रोसिस. ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम विल्म्स का, नेफ्रेक्टमी, कीमो रेडियो, ये सब कीमो रेडियो सेंसिटिव ही है तो नेफ्रेक्टमी करेंगे, कीमो रेडियो देंगे. प्रोग्नोस्टिक मार्कर इसका होता है ट्यूमर हिस्टोलॉजी. अब अगर क्वेश्चन है कि विल्म्स किडनी का है, RCC भी किडनी का होता है, तुम विल्म्स और RCC को कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे. इसका प्रोग्नोस्टिक मार्कर ट्यूमर हिस्टोलॉजी था, RCC का क्या है, इसका भी ट्यूमर हिस्टोलॉजी है. अच्छा, पर इसमें क्या है कि ये रेजिस्टेंट होता है तो कीमो रेडियोथेरेपी नहीं कर सकते, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, सर्जरी. मैं एक बार वो चेक कर लेती हूँ, RCC दोनों का ही ट्यूमर मार्कर सेम है ना, कहीं गलत तो नहीं लिख दिया है मैंने. नहीं, गलत लिख दिया इसमें मैंने, इसको सही करो. RCC का है पैथोलॉजिकल स्टेनिंग, ये नहीं. ठीक है. सो सॉरी फॉर इंटरप्शन. पैथोलॉजिकल स्टेनिंग. ठीक है. तभी मैंने सोचूं डिफरेंस में सेम कैसे लिख दिया मैंने. इसका है ट्यूमर हिस्टोलॉजी, इसमें है पैथोलॉजिकल स्टेनिंग. कंफ्यूजन, आई होप कंफ्यूजन इज क्लियर नाउ. ठीक है. नेक्स्ट, ये पिक्चर्स देख ली हमने. ये क्या है, न्यूरोब्लास्टोमा ऐसा दिख रहा है क्योंकि मिडलाइन को क्रॉस कर रहा है. विल्म्स ट्यूमर मिडलाइन को क्रॉस नहीं कर रहा, साइड पे रह रहा है. ये हमने बातें कर ली इसकी, पुअर प्रोग्नोसिस, गुड प्रोग्नोसिस की. ये रकून आइज है, दिस इज मायोक्लोनस, ऑप्सोक्लोनस, दिस इज ब्लूबेरी मेटास्टेसिस विच इज़ काइंड ऑफ गुड. ठीक है. ये एसोसिएशन हमने कर ली. चलो आगे, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स. ठीक है. अब हम करेंगे माइलस्टोन्स. इसमें क्या होता है, 1 month पे बच्चा सिर्फ आंखें टिकाना शुरू, 1 month से पहले वो कुछ भी नहीं कर रहा है. ठीक है. सो 1 month पे वो आंखें टिकाना शुरू कर रहा है. सो 1 month पे क्या है, विजुअल फिक्सेशन आई बस. ठीक है. उसके बाद मैंने बताया था कि नहीं, चलो अभी ये वो पॉइंट नहीं करना. 1 month पे विजुअल फिक्सेशन. देन 2 month पे अब उसने स्माइल करना शुरू किया, सोशल स्माइल. 3 month पे क्या हुआ, मदर की स्टोरी है 3 month पे. ठीक है. एक तो 3 month पे उसने उंगली पकड़ना छोड़ दिया था, तो अब वो पाल्मर ग्रास्प छोड़ दिया, उसने डिसअपीयर कर दिया. अब वो अपने हाथों को देख रहा है कि भाई मेरे हाथ कुछ और भी कर सकते हैं उंगली पकड़ने के अलावा. तो हैंड रिगार्ड, अगर हैंड रिगार्ड 20 weeks तक ना आए तो दैट इज़ अब नॉर्मल. ठीक है. उसके बाद रिकग्नाइज़ करेगा ये मदर को. ठीक है. फिर मदर को रिकग्नाइज़ करके एकदम से डर जाएगा और कूइंग करने लग जाएगा, कू.
ठीक है। नेक होल्डिंग करेगा कि अगर हम इसको ऐसे वेंट्रल सस्पेंशन में लेटाएंगे तो ये हेड को ऊपर को कर सकता है ट्रंक से, नेक होल्ड करना सीख गया ये, ठीक है। ये हो गया 3 मंथ्स पे। देन 4 मंथ्स पे याद रखना 2 2 4, इसमें बाई डेक्स्ट्रस रीच होगी इसकी, बाइनोकुलर विजन आने लगी, माउदिंग, ठीक है, मुंह में खुद ही डालने लगी क्योंकि दोनों हाथों से पकड़ लिया सामान तो मुंह में ही डालेगा, ठीक है। देन रोल्स एंड लाफ्स आउट अलाउड एंड पुल्स टू सिट, नो हेड लैग। तो जब हम उसको बिठाते हैं ऐसे खींच के तो अब उसका हेड लैग नहीं करता, ठीक है। देन 6 मंथ्स पे क्या है, मिरर प्ले, मिरर में देख के खुश हो रहा है अपने आप को। अब उसने पहले बाइडेक्स्ट्रस था इससे पहले, तो अब आ गया यूनिडेक्स्ट्रस और ट्रांसफ़र कर रहा है ऑब्जेक्ट को 6 मंथ्स पे इधर उधर, ठीक है। ये 6 सेक्टर वाली कहानी याद रखो, 6 सेक्टर में शीशे मिलते हैं, ठीक है। यूनिडेक्स्ट्रस ग्रास्प हो गया और वहाँ से ट्रांसफ़रें होती हैं बंदों की, मोनोसिलेबल सीख गया अब वो क्योंकि 10 साल का हो गया, माँ पा तो बोल ही सकता है। ट्राईपॉड मिलता है 6 सेक्टर से, ठीक है। सिट्स विद ट्राईपॉड, सिट्स विद सपोर्ट, तो ट्राईपॉड पोजीशन में बैठ सकता है। स्ट्रेंजर एंजाइटी 6 मंथ्स पे एक बच्चा आया था पीड्स डिपार्टमेंट में, ठीक है, उसे स्ट्रेंजर एंजाइटी थी, तब हमने किया था कि 6 मंथ पे स्ट्रेंजर एंजाइटी होती है। लिसन्स टू नो, ठीक है, नो बोलेंगे थोड़ा सा सुनने लग जाएगा। सिटिंग रेड फ्लैग, सिटिंग वैसे तो अब यहाँ पे आने लग गया 6 महीने पे, पर कोई बात नहीं, 10 महीने तक का टाइम दे दिया सिटिंग के लिए, ठीक है। देन 9 मंथ्स पे क्या है, गर्लफ्रेंड स्टोरी। एक गर्लफ्रेंड इमेच्योर है, ठीक है, तो इमेच्योर पिंसर ग्रास्प आ जाता है, उसे परमानेंटली रहना भी है पर बाय बाय भी बोलती रहती है, ऑब्जेक्ट परमानेंस बाय बाय, और इसमें बाय सेलेबल्स भी आ जाते हैं, ठीक है, 9 मंथ्स पे। अब बाय सेलेबल से ये नहीं सोचना कि 2 2 4, इतनी जल्दी नहीं आएंगे बाय सिलेबल्स, ऑब्वियसली यूनी के बाद आएंगे 9 मंथ्स पे। सिट्स विदाउट सपोर्ट, ठीक है, अब ये बच्चा बैठ के आराम से बैठ सकता है विदाउट सपोर्ट, क्योंकि 9 मंथ्स पे तो मैं बैठ सकती थी, ठीक है। क्रॉलिंग, क्रॉल करना शुरू कर दिया और ये बैठ के क्लैपिंग भी कर रहा है, इनका तमाशा देख रहा है। नेक्स्ट 10 मंथ्स पे, 10 मंथ्स पे क्या होता है पता नहीं, फ्रेंड्स की स्टोरी में क्या पिवट बोल रही थी ये, ठीक है। चलो आप बस नॉर्मल याद रखो 10 मंथ्स पे पिवट्स एंड क्रूजेस। 10 मंथ्स पे आता है 10 सेक्टर पिवट्स और क्रूजेस, ठीक है। डायगोनल लोकलाइजेशन ऑफ साउंड, वो आशीष रहता है वहाँ पे, ठीक है, वो क्रूज में मतलब जा रहा है, पिवट कर रहा है, सुन रहा है इधर उधर मुझे कौन बुला रहा है। डायलेक्ट लोकलाइजेशन ऑफ साउंड, स्टैंड्स विदाउट विद सपोर्ट, खड़ा हो सकता है, विदाउट सपोर्ट नहीं खड़ा हो सकता वो, ठीक है। क्रीप्स, क्रीप है वो एक नंबर का, पीकाबू खेलेंगे उसके साथ हम, ठीक है, सो ये पीकाबू भी खेल रहा है। स्टैंडिंग रेड फ्लैग क्या है कि अभी तो इसमें तो स्टैंड कर रहा है, पर वैसे स्टैंडिंग रेड फ्लैग होता है 17 मंथ तक, बस 17 मंथ तक भी खड़ा नहीं हो रहा तो रेड फ्लैग। अभी तक हमने क्या रेड फ्लैग किए हैं, सिटिंग रेड फ्लैग 10 मंथ्स, स्टैंडिंग रेड फ्लैग 17 मंथ्स। नेक्स्ट 12 मंथ्स पे क्या आ गया, मैच्योर पिंसर ग्रास्प, ठीक है। माउदिंग डिसअपियर्स, क्योंकि अब इसका बर्थडे है, 1st मंथ का ही मैच्योर हो गया, अब माउदिंग थोड़ी करेगा लोगों के सामने, ठीक है, और खड़ा भी हो जाएगा विदाउट सपोर्ट 12 वे, ठीक है। तो बॉल को थ्रो करेगा क्योंकि उसको करके दिखाना है बर्थडे पे मैं क्या क्या कर सकता हूँ, बॉल थ्रो कर सकता हूँ, कास्टिंग कर सकता हूँ, और 1-2 वर्ड बोल के बंदों को खुश कर देगा, ज़्यादा नहीं, 12 मतलब 1 to 2 वर्ड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया 15 मंथ। 15 मंथ मिनी मी वाली थी कि वॉक अलोन, अब ये चलने भी लग गया, ठीक है, हम 15 सेक्टर में चलते ही तो रहते थे, ठीक है। सो वॉक अलोन, जार्गन स्पीच होती है 15 मंथ पे। इमिटेट स्क्रिबलिंग, 2 ब्लॉक्स का टावर बना सकता है यहाँ पे। 15 सेक्टर में मैक्सिमम अगर किसी ने टावर बनाना हो वो 2 ब्लॉक से ऊपर तो बना ही नहीं सकते, ठीक है, यही हाल है 15 सेक्टर का यहाँ पे पंचकुला में। सो 2 ब्लॉक्स टावर, ये टर्न करेगा 2 to 3 पेजेस एट अ टाइम, ठीक है। हम भी वहाँ पे ट्यूशन में 15 सेक्टर में 2 to 3 पेज पलटते ही रहते थे, कब खत्म होगा, हर बार 2-3 पेज रहते थे। वॉकिंग रेड फ्लैग, अब वॉकिंग इसमें तो कर रहा है वॉक्स अलोन 15 मंथ्स पे, यहाँ पे तो स्टैंड हुआ था ना 12 पे, वॉकिंग 15 पे कर रहा है, तो वॉकिंग का रेड फ्लैग क्या है 18 मंथ्स। तो हमने 3 रेड फ्लैग्स कर लिए, सिटिंग का 10 मंथ्स, स्टैंडिंग का 17 मंथ्स, वॉकिंग का 18 मंथ्स, ठीक है। अब 18 मंथ्स पे 18 प्लस की स्टोरी है, ठीक है। बेबी एंटर्स पेरेंट्स रूम एट रॉन्ग टाइम, इसमें डोमेस्टिक मिमिक्री हो रही होती है, एक्सप्लोर्स ड्रॉर्स, अनजिपिंग होती है, रन्स एंड किक्स द वॉल्स, एंग्री है वो बच्चा, अब वो फीडिंग विद स्पून करेगा कि मैं खुद खा लूँगा, ड्राई ड्यूरिंग द डे, तभी वो उस टाइम वॉशरूम जा रहा था,
8 to 10 वर्ड्स बोलता है क्योंकि 18 है। टावर ऑफ 3 क्यूब्स बनाता है बिकॉज 3 पीपल इन द स्टोरी। देन 2 ईयर्स पे क्या कर रहे हैं, जंपिंग करने लगी, 2 साल की हो गई है, ठीक है, सेकंड बर्थडे पे। टू वाली चीज़ें, 2 स्टेप अप एंड डाउन, 2 वर्ड सेंटेंसेस बोलने लगी, 2 ऑब्जेक्ट्स, ड्रॉ 2 लाइन्स, पैरेलल प्ले। तो पैरेलल प्ले भी 2 लाइनें होती है ना, तो पैरेलल प्ले आएगा 2 साल के बच्चे में, ठीक है। अब वो 2 3 6 ब्लॉक का टावर बना सकती है। आस्क हमने मल्टीप्लाई बाय 3 करना होता है। आस्क फॉर फूड एंड ड्रिंक, नेम्स बॉडी पार्ट्स, अनड्रेसेस कम्प्लीटली एंड अनस्क्रू डोर नॉब्स, टर्न 1 पेज एट अ टाइम, ठीक है। अभी आराम आराम से उसको पढ़ने का शौक चढ़ा हुआ है। 1 पेज एट अ टाइम, डोर को बंद करना कैसे है, ठीक है, और कैसे अनड्रेस करना है खुद को, कपड़े कैसे चेंज करने हैं, बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं, फूड एंड ड्रिंक मांग रही है, सब कुछ कर रही है 2 साल की बच्ची। जंपिंग भी कर रही है। 3 साल में वो क्या कर रहे हैं, सर्कल बना रहे हैं। कभी भी ये नहीं बोलना कि ट्रायंगल बना रहे हैं, 3 ईयर्स में सर्कल बना रहे हैं। 1 स्टेप अपवर्ड चलने लग गया, हैंडेडनेस, 1 to 2 कलर्स, राइड्स अ ट्राई साइकिल, 3 ईयर्स में ऑब्वियसली ट्राई साइकिल चलाएगा। टावर 3 3 9 का टावर बनेगा। अब ये ड्रेस और अनड्रेस दोनों कर सकता है 3 ईयर्स का बच्चा। भी खेलेगा, घर जाके अपने आप कपड़े चेंज करेगा, पहले खुद पहन के आया है। एक्सेप्ट फॉर बटन्स, तो इसलिए हमने इसको बटनों वाले कपड़े पहनाए ही नहीं, ठीक है। 3 ईयर्स है तो 3 चीज़ें पता होगी इसको अपने बारे में, नेम, जेंडर और एज, ठीक है। देन नेक्स्ट आगे हम 4 ईयर्स पे, 4 साल की मीनल है, हॉप कर रही है, मीनल इज़ हॉपिंग, ठीक है। अब ये 1 स्टेप डाउन स्टेयर्स भी करना सीख गई। अपस्टेयर चढ़ना इजी होता है, डाउन स्टेयर्स मुश्किल होता है, ठीक है। तो अपस्टेयर तो 3 ईयर वाला भी कर रहा था, डाउन स्टेयर्स आने के लिए उसको एक स्टेप में 4 ईयर्स का होना पड़ेगा। 1 स्टेप डाउन स्टेयर्स सीख गई, ठीक है। इसमें अब वो स्क्वायर और क्रॉस दोनों बना सकती है, ये देखो इसमें स्क्वायर और क्रॉस बनाए हो ना। सीजर, ब्रिज विद ब्लॉक्स, पोएम सुना सकती है, राइट लेफ्ट का पता है इसको, तभी इधर जाना है, ठीक है। टॉयलेट भी अलोन जा सकती है 4 ईयर्स की, ठीक है। पर नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस क्या होता है कि अगर 5 ईयर्स, मोर देन 5 ईयर्स है तो भी बच्चा रात को नहीं खुद जा पा रहा है, ठीक है, बेड पे बेड वेटिंग वगैरह कर रहा है, सो दैट इज़ रिस्क ऑफ यूटीआई होता है उनमें। तो हम उसमें पहले बिहेवियरल थेरेपी अलार्म देते हैं, नहीं तो फिर डेस्मोप्रेसिन देते हैं, जो कि मतलब अगर नहीं सही हुआ तो डेस्मोप्रेसिन देंगे, उससे भी नहीं सही हुआ तो इमिप्रामीन देंगे। नेक्स्ट 5 ईयर्स पे अब फाइनली जाके वो ट्राइंगल बनाना सीखी है। 3 स्टेप कमांड भी फॉलो करेंगी। टाई शू लेसेस, पर हमारे तो यहाँ पे ये माइलस्टोन डिलेड ही रहता है, स्कूल में भी जा जाते हैं फिर भी लोगों को शू लेस नहीं बांधने आते, ये तो फिर भी बड़ी जल्दी सीख गई 5 ईयर पे। आस्क मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स, रिकॉग्नाइजेस 5 कलर्स, गेट विद ब्लॉक्स, ब्लॉक्स के साथ गेट भी बना सकती है। अभी इसमें इतना दिमाग है कि अब मैं कब से ब्लॉक्स से खेल रही हूँ, मुझे गेट भी चाहिए। नेक्स्ट अब हमने ग्रोथ के पैटर्न सीखने हैं, ठीक है। ग्रोथ के पैटर्न्स में क्या होता है, सबसे पहले ये ग्रोथ का वो कर लेते हैं हम ग्राफ, ठीक है, कि जो चीज़ सबसे पहले ग्रो कर रही है और फिर बिल्कुल स्टेबल रहे, दैट इज़ ब्रेन, क्योंकि ब्रेन की मैक्सिमम ग्रोथ 2 ईयर्स तक की हो जाती है। 100% पहले ही ग्रो कर गया, फिर ऐसे ही रह रहा है। लिम्फॉइड ग्रोथ जो है वो कब आ रहा है, पहले है, मतलब पहले धीरे धीरे बढ़ता है, टॉप पे आके फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। गोनैडल ग्रोथ तो बहुत ही लेट प्यूबर्टी में शुरू होती है, पहले तो धीरे नीचे नीचे चलती रहेगी, देन 100% आ जाएगी एट अराउंड 12 ईयर्स प्यूबर्टी में। और जो सिग्मॉइड है वो सोमैटिक ग्रोथ है, ठीक है। सो ये ग्राफ हो गया। सरोगेट मार्कर ऑफ हाइट क्या होता है, अगर हाइट मेजर करनी है, हम उस मतलब हाइट पे अप्रॉक्सीमेट आइडिया लगाना है, बट हम हाइट मेजर नहीं करनी तो हम आर्म स्पैन चेक कर सकते हैं। आर्म स्पैन में ±3 सेंटीमीटर की हाइट होती है, ठीक है। आर्म स्पैन इज़ लेस देन लेंथ बाय 2.5 सेंटीमीटर एट बर्थ। 11 ईयर्स पे आके आर्म स्पैन इक्वल हो जाता है। आर्म स्पैन फिर लेंथ से बड़ा हो जाता है बाय 1 सेंटीमीटर आफ्टर दैट, ठीक है। ये थोड़ा सा वो है, बट हाँ, आर्म स्पैन इज़ द सरोगेट मार्कर ऑफ हाइट। मिड पेरेंटल हाइट हम निकालते हैं कैसे, फादर प्लस मदर की हाइट डिवाइड बाई 2 ±6.5, प्लस इन केस ऑफ मेल्स माइनस इन केस ऑफ फीमेल्स। प्रोपोर्शनेट शॉर्ट स्टेचर किस में होगा, ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी अगर होगी। डिसप्रोपोर्शनेट शॉर्ट स्टेचर कब होगा, अगर ट्रंक शॉर्ट है। ट्रंक कब शॉर्ट होगा, अगर SCD है, ठीक है, स्पॉन्डाइलो एपिफाइज और डिस्प्लेज या कुछ ऐसा सा है ये SCD, ठीक है। MPS है,
पॉट स्पाइन है, स्पाइन में दिक्कत है अब सब में, हेमी वर्टिब्रा है और इसमें एलेजाइल सिंड्रोम भी हो सकता है, ठीक है। डिसप्रपोर्शनेट शॉर्ट स्टेचर कब होता है कि अगर ये तो प्रपोर्शनेट था कि भाई पूरी बॉडी वो भी कम हो गई, साथ में स्पाइन भी कम होगी। डिसप्रपोर्शनेट है कि अगर लिम्स शॉर्ट है, जैसे रिकेट्स, एकॉन्ड्रोप्लीजिया जिसमें राइजोमेलिक होते हैं प्रॉक्सिमल, ठीक है, एकॉन्ड्रोप्लीजिया, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म, इसमें लिम्स शॉर्ट होते हैं। रिकेट्स, एकॉन्ड्रोप्लीजिया, ओआई, कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। कोई भी एक याद रख लो, इसमें स्पाइन वाली चीज़ें हैं, इसमें बाकी दूसरी चीज़ें हैं। 5 कंपोनेंट्स ऑफ नर्चिंग टाइप केयर, गुड हेल्थ होनी चाहिए, एडिक्वेट न्यूट्रिशन होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव केयर गिविंग होनी चाहिए, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अर्ली लर्निंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इन्फेंटोमीटर, अगर हाँ बच्चे की लेंथ चेक करनी है, हाइट चेक करनी है बेसिकली, तो लेस देन 2 ईयर्स में इन्फेंटोमीटर, देन बड़े होके स्टेडियोमीटर कर सकते हैं यूज़। अब हम सबसे पहले वेट की बात करते हैं। अब हमने ना बेसिकली सिर्फ मेन आइडिया याद रखना है, वेट अगर बर्थ पे एक्स है तो एक नंबर याद रखना है कि डबल कब होना है, 5 मंथ पे, ठीक है। 5 मंथ पे डबल हो गया बच्चे का वेट। 20 to 40 ग्राम पर डे बढ़ता है 3 मंथ्स के लिए, 400 ग्राम पर मंथ होता है 1 ईयर के लिए। ये तो मेन कंफ्यूज ही कर रही हैं बातें, पहले तुम इतना टेबल कर लो बस, ठीक है। ये तो ओपी घाई ने पता नहीं क्यों ही लिख दी है। 400 पर मंथ टिल 1 ईयर, एक दिन में 20 से 40 फॉर 3 मंथ्स। चलो अभी बर्थ पे अगर उसका वेट एक्स है, ठीक है, सो अगर वेट एक्स है बर्थ पे, 5 मंथ पे डबल हो गया, मंथों की कहानी ख़त्म होगी। अब हम ईयर्स पे आ रहे हैं, 1 2 3 4 काउंटिंग शुरू करनी है, 4 नहीं लेना, ठीक है, 6 भी नहीं लेना, मतलब 1 2 से शुरू किया, फिर हमने सिर्फ ऑडी नंबर ले लिए, 1 2 3 5 7 10, ठीक है, 1 2 3 5 7 10। 1 ईयर अब यहाँ पे डबल हो गई थी, 5 मंथ पे 1 ईयर पे 3x, 2 ईयर पे 4x, 3 ईयर पे 5x, 5 ईयर पे 6x, 7 पे 7x होगी, 10 पे 10x होगी, ठीक है। तो ट्रिपल कब हो गई, 1 ईयर पे, डबल कब हो गई, 5 मंथ पे, ठीक है। अब हाइट, हाइट बर्थ पे होती है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इन्होंने बोला पर ईयर 6 सेंटीमीटर बढ़ रही है, 12 ईयर्स पे 150 सेंटीमीटर होती है, पर आई डोंट थिंक दिस डाटा इज़ इम्पोर्टेंट। हाँ पर चलो 12 ईयर्स का तुम कर ही सकते हैं कि हाइट ट्रिपल कब होती है 12 ईयर पे, ठीक है। 3 मंथ्स पे होती है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यह बात याद रखो कि एक बेसिक बात याद रखो कि 2 ईयर्स पे, ठीक है, हाफ ऑफ एडल्ट हाइट होती है, ठीक है। अगर हम एडल्ट हाइट 180 सेंटीमीटर लें तो 2 ईयर पे 90 सेंटीमीटर हाफ है हाइट, ठीक है। तो 1 ईयर पे कितनी होगी, 75 सेंटीमीटर। तो 50% ग्रोथ अगर हम देखें, 50% इंक्रीज इन प्रीवियस हाइट, तो 75 कब हो रही है, 1 ईयर पे, ठीक है। 3 मंथ पे 60, 4 ईयर 2 ईयर पे हुई 90 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, मतलब इससे डबल कब हुई, 4 साल पे। तो बस हमें याद रखना है, डबल हुई 4 साल पे, ट्रिपल हुई 12 साल पे, एडल्ट की हाफ हुई 2 साल पे, 50% इंक्रीज हुई 1 साल पे, ठीक है। ये 2-4 क्वेश्चन इसमें से फॉर्म हो सकते हैं। अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट का रेशियो, अपर सेगमेंट होता है अबव प्यूबिक सिम्फाइसिस, लोअर सेगमेंट होता है बिलो प्यूबिक सिम्फाइसिस। अपर सेगमेंट में बर्थ में क्या होता है, हेड बड़ा है तो अपर सेगमेंट बड़ी होगी, 1:8:1 की रेशियो होगी, 1.8:1 की रेशियो होगी। 3 ईयर पे 1 पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन बात याद रखना है, 7 ईयर पे वो 1:1 इक्वल हो जाता है, और मोर देन 10 ईयर्स पे ये फिर लोअर सेगमेंट बड़ी होने लग जाएगी, 0.9:1, ठीक है। नेक्स्ट है हेड सर्कमफ्रेंस। हेड सर्कमफ्रेंस बर्थ पे कितना होता है, 32 to 35 सेंटीमीटर्स, चलो 35 मान लेते हैं, 35 सेंटीमीटर। फर्स्ट 3 मंथ्स में वो 2 सेंटीमीटर पर मंथ बढ़ता है, नेक्स्ट 3 मंथ में वो 1 सेंटीमीटर पर मंथ बढ़ता है, नेक्स्ट 6 मंथ्स में वो 0.5 सेंटीमीटर पर मंथ बढ़ता है, ठीक है। तो उसके बाद तो 0.2 सेंटीमीटर बढ़ता है। अगर वो किसी भी मंथ में 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा बढ़ा तो वो एबनॉर्मल है, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लिया कि एक साल में कितनी हो रही है उसकी हाइट, 35 + 3 2 6 + 3 1 3 + 6 × 0.53, तो फिर इसको ऐड कर दिया 47 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट याद ही रख लो कि 1 ईयर पे हेड सर्कमफ्रेंस होता है 47 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंस की बात करते हैं। हेड सर्कमफ्रेंस ज़्यादा बड़ा होगा एट बर्थ बाय 2.5 सेंटीमीटर, लेकिन एक साल का जब अप्रॉक्सीमेटली 9 to 12 मंथ्स का हो गया तो ये इक्वल हो जाएगा हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंस।
1 ईयर के बाद चेस्ट सर्कमफ्रेंस बड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो 1 ईयर पे जब ये इक्वल है तो हमें पता है कि हेड सर्कमफ्रेंस हमने निकाला था 47 होता है, तो चेस्ट सर्कमफ्रेंस भी कितना हो जाएगा 47। ठीक है। नेक्स्ट सैम, मैनेजमेंट ऑफ सैम कैसे करेंगे अब हम। इसमें क्या होता है, पुअर एपेटाइट होती है, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन है, पुअर एपेटाइट, एडिमा, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस अगर हैं तो हम एडमिट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर इसमें से कोई दिक्कत नहीं है तो एडमिट नहीं करेंगे। अब हम सुपरवाइज होम मैनेजमेंट करेंगे, जिसमें हमने न्यूट्रिशन कितना देना है 175 किलो कैलोरी पर केजी पर डे, 175। ठीक है, घर पे 175। एमॉक्सी वो दे देंगे, उसको दवाई दे देंगे 5 दिन की एमॉक्स, विटामिन ए, अल्बेंडाजोल और वैक्सीन्स, ए वाली चीज़ें, एमॉक्स, विटामिन ए, अल्बेंडाजोल, वैक्सीन्स। मेन न्यूट्रिशन की वैल्यू याद रखनी है 175 किलो कैलोरी पर केजी पर डे। ठीक है। अगर तो ये सब चीज़ें ठीक हो, कॉम्प्लिकेशन है, एडिमा या एपेटाइट में दिक्कत, तो हम उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर रहे हैं। अगर एक भी चीज़ है तो उसमें हम शील्डेड यूज़ कर सकते हैं, निमोनिक। शील्डेड मतलब पहले एस से शुगर, अगर उसको पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया है तो हमें 10% डेक्सट्रोज देना है। हाइपोग्लाइसीमिया किसके वैल्यू को मानते हैं हम, सैम में हम लेस देन 54 मानेंगे। अदरवाइज बच्चे में 40-45 मान रहे थे ना, तो सैम में लेस देन 54 अगर हो तो हाइपोग्लाइसीमिया कंसिडर करते हैं, तो हम 10% डेक्सट्रोज देंगे। ठीक है, IV डेक्सट्रोज 10% बोलस, फिर इन्फ्यूजन। अगर नेक्स्ट है एच से हाइपोथर्मिया है, ठीक है, उसको ट्रीट करेंगे। I से इन्फेक्शंस, E से इलेक्ट्रोलाइट्स दैट इज़ हाइपोकलीमिया, फॉस्फेटीमिया वगैरह। D से डिहाइड्रेशन, डायरिया। ठीक है, डिहाइड्रेशन। देन एक और D है जिससे डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन और मिनरल्स। हम सारे विटामिन मिनरल करेक्ट करेंगे, पर हम आयरन को कभी भी फर्स्ट वीक में करेक्ट नहीं कर रहे। आयरन को करेक्ट करना हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड वीक में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो अब घर पे जो हम कर रहे हैं, मतलब बेसिकली जब हम उसको ठीक कर रहे हैं, हमारे पास 2 फेजेस हैं, है ना, घर पे, स्टेबलाइजेशन फेज़ और रिहैबिलिटेशन फेज़। स्टेबलाइजेशन फेज़ होता है 1st वीक का 0 to 7 डेज, रिहैबिलिटेशन होता है 2 to 6 वीक का। तो 0 to 7 डेज वाले में हम क्या दे रहे हैं उसे, F75 डाइट, जिसमें 75 किलो कैलोरी है प्लस 0.9 ग्राम प्रोटीन है पर 100 ml। ठीक है, ये वैल्यूज़ याद रखनी है, 75 किलो कैलोरी प्लस 0.9 ग्राम प्रोटीन पर 100 ml। इसमें हम उसको सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट साथ में देंगे, विटामिन ए, के, कॉपर, जिंक, फोलेट, एक्सेप्ट आयरन नहीं देना। रिहैबिलिटेशन में यह है कि हाँ आयरन ऐड कर दो। अब इसको हम F100 डाइट दे रहे हैं, दैट इज़ 100 किलो कैलोरी प्लस 0.9 की जगह 2.9 ग्राम प्रोटीन। इसमें 1.9 नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, इसमें 0.9 ग्राम प्रोटीन है, इसमें 2.9 ग्राम प्रोटीन है पर 100 ml। ठीक है। डिहाइड्रेशन अगर है तो हम कैसे असेस करते हैं उसे, यूरिन आउटपुट से। प्राइमरी फेलियर किसे बोलते हैं, अगर तो 4 दिन हो गए करते हुए अभी रीगेन नहीं हो रहा वेट, 4 दिन में एडिमा लूज़ नहीं हो रहा, एडिमा है 10 दिन पे अभी भी एडिमा पड़ा हुआ है, ठीक है, या फिर फेलियर टू गेन एटलीस्ट 5 mg पर kg पर डे, ठीक है, 5 mg पर kg पर डे भी नहीं पड़ रहा है बाय डे 10। ठीक है, तो पहले 4 में एपेटाइट रीगेन नहीं हुआ, एडिमा लूज़ नहीं हुआ, 10 पे अभी भी एडिमा पड़ा हुआ है और 10 दिन हो गए अभी भी गेन नहीं हो रहा वेट, 5 mg पर kg पर डे भी गेन नहीं हो रहा। ठीक है, तो दिस वॉज मैनेजमेंट ऑफ सैम। नेक्स्ट है ब्रेस्ट फीडिंग। कितने पेजेस रह गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, फिर मेरी रिटर्न नोट्स शुरू होंगे। थोड़ा सा लंबा हो गया है बट ये चीज़ें भूलने वाली हैं, इसलिए मैंने सारी कवर कर ली थी। चलो मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूँगी।